जय हिंद दोस्तों, आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं हम, इससे पहले इतिहास का, आधुनिक इतिहास का हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने 1885 से लेके 1915 ईस्वी तक के सारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको बता दिए थे। ये पार्ट 2 है। इसमें हम, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, बिना समय को व्यर्थ किए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा पहला बिंदु है महात्मा गांधी। दरअसल 1915 में भारत आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी का आपको एक, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न महात्मा गांधी से पूछे जाते हैं उसको आपको ओवरव्यू दे देते हैं। फिर हम शुरू करेंगे चंपारण सत्याग्रह और अंत करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के भारत छोड़ने तक। तो पहला बिंदु है हमारा महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। इनका जन्म जो हुआ था 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर को, आपको याद है 2 अक्टूबर को होता है। और गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर इनका जन्म होता है। तो ये तो बेसिक सी जानकारी थी जो कई बार वनडे एग्जाम में पूछ ली जाती है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और अब देखते हैं 1892-93 में, जब महात्मा गांधी 1892-93 में दादा अब्दुल्ला एक भारतीय थे जिनकी एक फर्म थी, एक कंपनी थी अफ्रीका में। उसका कुछ मुकदमा था। उसके मुकदमे के सिलसिले में ये पैरवी करने के लिए दादा अब्दुल्ला की ओर से अफ्रीका गए हुए थे। तो दोस्तों 1892-93 में महात्मा गांधी को रंग भेद का अनुभव होता है। तब उनको आभास होता है कि भारतीय किस पीड़ा में जी रहे हैं, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है उनको उसका आभास होता है। और वहां पर जब वो महात्मा गांधी पहुंचते हैं तो आप देखेंगे, इसी क्रम में आप देखेंगे महात्मा गांधी जी ने वहां पर एक जो नॉन इंग्लिश कैंडिडेट थे, मतलब भारतीय लोग थे, उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन की प्रणाली रखी हुई थी जिसमें भारतीयों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता था और एक प्रमाण पत्र मिलता था जिसको हमेशा अपने साथ रखना होता था। तो महात्मा गांधी जी इस भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। और फाइनली आप देखेंगे इसी क्रम में 1894 में नटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा अफ्रीका में की जाती है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, नटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहां पर की थी गांधी जी ने? तो अफ्रीका में की थी। कब की थी? 1894 में की थी। तो ये बात आपको नोट करनी है। अगला पॉइंट है इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत करते हैं। इन पत्रिकाओं के माध्यम से वह अंग्रेजों को आईना दिखाने का काम करते हैं। और इसके पहले जो संपादक थे, ये बहुत बार पीसीएस, यूपीपीसीएस में तो खासकर पूछा ही गया है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाई जाती थी, उसके पहले संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल हीरालाल, इनका पूरा नाम था मनसुख लाल हीरालाल। ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। अगला पॉइंट है 1914 ईस्वी में। दोस्तों जब महात्मा गांधी जी रंगभेद के खिलाफ काफी ज्यादा जोरदार प्रदर्शन करते हैं और अपने सत्याग्रह को, वहां पर उनका प्रथम जो सफल सत्याग्रह हो जाता है वो 1914 ईस्वी में रंग लेकर आता है उनका सत्याग्रह। और फाइनली वो अंग्रेज जो थे, वो रंगभेद का जो कानून था उसको कैंसिल करना पड़ा, उसको वापस लेना पड़ा। यही माना जाता है महात्मा गांधी का सबसे पहले जो सत्याग्रह सफल हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ अफ्रीका में। इसी का प्रयोग करने वह भारत आए थे। दोस्तों एक प्रश्न और महत्वपूर्ण गांधी जी से पूछा जाता है। 1909 में हिंद स्वराज नामक एक पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। इसी में उन्होंने ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या बोला था। ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या किस पत्रिका में बोला? स्वराज पत्रिका में बोला था। एक आप देखेंगे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत लौट आते हैं। इसीलिए 9 जनवरी को आप देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आ जाते हैं। भारत आने के क्रम में वह गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और इनके जो विचार थे इससे महात्मा गांधी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु बोला जाता है। तो ये बात भी आप याद रखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आप देखेंगे जब महात्मा गांधी भारत आते हैं तब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? 1914 से लेके 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। तो इसी क्रम में महात्मा गांधी 1915 में भारत आते हैं। तभी महात्मा गांधी भारतीयों से अपील करते हैं कि अंग्रेजों की सहायता करें। इसी वजह से महात्मा गांधी को अंग्रेजों के सैनिक पूर्ति करने वाला सार्जेंट बोला गया महात्मा गांधी को।
तो एक इतने पॉइंट्स जो है महात्मा गांधी से, इतने पॉइंट्स दोस्तों आपको महात्मा गांधी से याद रखना है। अब आइए शुरू करते हैं चंपारण सत्याग्रह से अपनी यात्रा। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के भारत में पहले सत्याग्रह से। इस पॉइंट को नोट कीजिए, महात्मा गांधी का प्रथम भारत में सत्याग्रह कौन सा था? वो था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। भारत में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरू किया गया वो चंपारण सत्याग्रह था। आइए इसकी कुछ घटनाक्रम देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था। तो आपको बता दें ये नील बागान मालिकों के विरोध में था। दरअसल क्या हुआ है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह में होता यह है कि यूरोपियन बागान मालिक जो थे भारतीय किसानों से 3/20 भाग भूमि पर उनको मजबूर करते थे कि वह नील की खेती करें, क्योंकि यूरोप में जो कलर किसी भी चीज को, कपड़े की रंगाई और भी बाकी चीजों की रंगाई के लिए नील की खेती काफी महत्वपूर्ण थी और उसकी डिमांड ज्यादा थी। तो यूरोपियन बाग मालिकों को ज्यादा प्रॉफिट होता था, इसलिए वे भारतीय किसानों को मजबूर करते थे 3/20 भाग भूमि पर नील की खेती करने के लिए। फिर होता यह है कि 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में जो नील वगैरह थी, जो कलर थे, वो रासायनिक पद्धति के माध्यम से बनाए जाने लगे, उनका विकास हो गया। तो भारत में जो नील की सप्लाई थी वो ठप हो जाती है। जब नील की सप्लाई ठप हो जाती है तो यूरोपियन बागान मालिक जो थे उन्होंने नील की खेती बंद कर दी और जो किसान थे उन पर मनमाने तरीके से कर वसूलने लगे, मनमानी दर पर कर वसूलने लगे। इस बात की जब जानकारी जो वहां के चंपारण के एक मुख्य व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला, उन्होंने महात्मा गांधी को दी और महात्मा गांधी वहां पर चंपारण में जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम सत्याग्रह करते हैं। जो अंग्रेज थे उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया और उसकी जांच के लिए एक समिति का निर्माण किया। उस समिति के सदस्य के रूप में महात्मा गांधी को भी शामिल किया गया और फाइनली ये डिसीजन लिया गया, नील बागान मालिकों ने जो अतिरिक्त ऋण नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों पर थोपे गए थे उनको कैंसिल कर दिया गया और 3 कटिया प्रणाली से उनको मुक्त कर दिया गया। तो इस वजह से चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह बन जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इन महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को देते हैं, गांधी को महात्मा की उपाधि देते हैं। प्रथम जो चंपारण सत्याग्रह था सक्सेसफुल हो जाता है, तब रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा की उपाधि इसी चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के परिणाम स्वरूप देते हैं। तो दोस्तों ये था चंपारण सत्याग्रह की कहानी। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं महात्मा गांधी का अगला सत्याग्रह। दूसरा सत्याग्रह जो होता है महात्मा गांधी का, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन होता है। ये 1918 ईस्वी में होता है। इसमें आप एक बात याद रखिए, ये प्रथम भूख हड़ताल थी जो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। प्रथम भूख हड़ताल कौन सी थी? अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो आंदोलन था। दरअसल इस आंदोलन का कारण क्या था उस पर प्रकाश डालते हैं। कारण था जो मिल मालिक थे, मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर यह मामला चला आ रहा था। मिल मालिक कह रहे थे कि वो मजदूरों को केवल 20% प्लेग बोनस देंगे, जबकि उनकी मांग थी कि 50% प्लेग बोनस उन्हें मिलना चाहिए। तो महात्मा गांधी वहां पर पहुंचते हैं और इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हैं और इसकी पूरी बारीकी से छानबीन करने के बाद महात्मा गांधी कहते हैं 50% नहीं तो मिल मालिक जो मिल के मजदूर हैं उनको 35% प्लेग बोनस मिलना चाहिए, जबकि अंग्रेज इस बात पर मिल के मालिक जो थे वो 20% बोनस देने पे अड़े हुए थे। तो इसी क्रम में महात्मा गांधी भूख हड़ताल कर देते हैं। भूख हड़ताल उनकी सफल होती है और अंग्रेज इस मामले में भी हस्तक्षेप करते हैं और इस मामले में हस्तक्षेप करने के बाद महात्मा गांधी मिल के मजदूरों को 35% बोनस दिलाने में सफल हो जाते हैं। तो ये दूसरा सत्याग्रह अहमदाबाद मिल मजदूरों का भूख हड़ताल, इसमें प्रथम बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो ये दूसरा सफल सत्याग्रह महात्मा गांधी का था। दोस्तों अब आइए शुरू करते हैं महात्मा गांधी का तीसरा सत्याग्रह। तीसरे सत्याग्रह जो उनका था वो खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत 1918 में की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। दरअसल इसमें मामला ये था, जो खेड़ा के किसान थे, खेड़ा के किसान अकाल पड़ने की वजह से उनकी सारी की सारी फसल नष्ट हो चुकी थी, फिर भी अंग्रेजों के द्वारा मालगुजारी अर्थात उनसे कर वसूले जा रहे थे। तो महात्मा गांधी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी थी जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है, उसने इस पूरे मामले की तहकीकात की, मतलब पूरे मामले की
गहनता से जांच की और जांच करने के बाद महात्मा गांधी और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ने यह पाया कि किसानों की मांग जायज है। फिर महात्मा गांधी यहां पर भी सत्याग्रह करने के लिए पहुंच जाते हैं। सत्याग्रह फाइनली सत्याग्रह उनका ये सफल होता है। अंग्रेज इस बात का निर्णय ले लेते हैं। अंग्रेज कहते हैं कि मालगुजारी केवल उन्हीं से वसूल की जाएगी जो देने की स्थिति में, बाकी से मालगुजारी वसूल नहीं की जाएगी। और महात्मा गांधी इस खेड़ा के सत्याग्रह को यहीं समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों ये था महात्मा गांधी का तीसरा सफल सत्याग्रह। तो कई बार यूपी पीसीएस और कई दूसरे पीसीएस में ये प्रश्न पूछा जाता है। आपको दे दिया जाएगा चंपारण सत्याग्रह, चंपारण, फिर अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद मिल, अहमदाबाद मिल वाला आंदोलन दे दिया जाएगा और फिर दे दिया जाएगा खेड़ा और बोला जाएगा इनको सीक्वेंस में लगाइए कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो याद रखिए चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले 1917 में होता है, फिर इसके बाद अहमदाबाद मिल का आंदोलन जो होता है ये भी 1918 में होता है, फिर सबसे लास्ट में होता है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही होता है। तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिए, चंपारण, अहमदाबाद मिल, फिर लास्ट में होता है खेड़ा। और हमने सबको आपको कारण बताया। चंपारण जो आंदोलन होता है वो तीन कटिया प्रणाली और तकावी ऋण के विरोध में होता है। अहमदाबाद मिल आंदोलन जो प्लेग बोनस था उसके विरोध में होता है। वहीं खेड़ा का सत्याग्रह जो था मालगुजारी फसल के नष्ट होने के बावजूद भी वसूली जा रही थी उसके विरोध में होता है। तो तीनों का आपको डिफरेंस याद रखना है। और महात्मा गांधी ने इन तीनों को सफल रूप से अंग्रेजों के खिलाफ चलाकर सफलतापूर्वक अपनी विजय हासिल की। और इसी वजह से महात्मा गांधी का सत्याग्रह अर्थात सत्य से आग्रह करने का विचार और दृढ़ होता चला गया। तो आइए अब शुरुआत करते हैं रौलट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड की। दोस्तों आइए अब शुरुआत करते हैं रौलट एक्ट की। रौलट एक्ट में सबसे पहले हम जानते हैं रौलट एक्ट पारित क्यों किया गया। दरअसल भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उनके दमन के लिए यह रौलट एक्ट पारित किया गया था। इस रौलट एक्ट में बेसिकली था क्या? रौलट एक्ट में था कि जो मजिस्ट्रेट था वो किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर जेल में अनिश्चित काल तक डाल सकता था। ये इसका मेन कंक्लूजन था। रौलट एक्ट में ये मुख्य बिंदु था। मजिस्ट्रेट किसी को भी संदेह के आधार पर अनिश्चित काल तक के लिए जेल में डाल सकता था। इसी को काले कानून की संज्ञा भी दी गई है और इसी को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। दरअसल आइए देखते हैं इसके गठन के लिए कौन सी समिति बनी थी। ये कई बार पूछा जाता है। 1917 में सिडनी रौलट ये इस समिति का अध्यक्ष था। सिडनी रौलट, इसकी अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी, ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, सेडिशन कमेटी का गठन रौलट एक्ट को पारित करने के लिए किया गया था। सेडिशन कमेटी, इसी की उपज है ये रौलट एक्ट। फिर बाद में क्या होता है, इसका पूरा नाम था द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इसे रौलट एक्ट के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को देश व्यापी आंदोलन की शुरुआत की जिसे सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने यहां भी सत्याग्रह की शुरुआत की और फाइनली महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों इसी रौलट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी ने होम रूल लीग मूवमेंट जो चला रहे थे, उधर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी, इनसे भी सहायता ली और इसी रौलट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। तो याद रखिए कौन सी सभा थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना रौलट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे रौलट एक्ट से संबंधित। अब आइए पढ़ते हैं जलियांवाला हत्याकांड। दोस्तों जो रौलट एक्ट पारित होता है उसके विरोध में जब भारत में एक सत्याग्रह चल रहा होता है उसी समय क्या होता है, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज 9 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में, अमृतसर में ये बाग स्थित था, जलियांवाला बाग ये अमृतसर में है, वहां पर भारतीय जनता वैसाखी का दिन था, उस दिन एकत्रित थी। तो जो जनरल डायर था, जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा। उसने समझा कि भारत के लोग उसके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसने निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी। इसी के परिणाम स्वरूप सैकड़ों लोग वहां पर मारे गए और हजारों की संख्या में वहां पर घायल हो गए। इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी।
वहीं आप देखेंगे महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया और सर शंकर नायर जो थे इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। तो ये 3 बिंदु काफी महत्वपूर्ण है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन लोगों ने किया था। और दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया, जिसने जो जनरल डायर था, जनरल डायर को क्लीन चिट दे दी जाती है और उसे भारत से इंग्लैंड वापस भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यहां तक हमने पढ़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड तक। आने वाली वीडियो में हम खिलाफत आंदोलन, जिसमें असहयोग आंदोलन रहेगा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन तक के 3 महत्वपूर्ण आंदोलन कवर करेंगे। और इसके बीच में जो भी श्रृंखला आएगी, इसके बीच में जो भी घटनाक्रम था, चाहे वो स्वराज पार्टी के द्वारा इलेक्शन हो या बीच में चंद्रशेखर आजाद का घटनाक्रम, फिर इसके बाद कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत और गोलमेज सम्मेलन, और भी आने वाले जितने भी घटनाक्रम हैं हम उनको क्रमबद्ध तरीके से देख रहे हैं। तो दोस्तों ये था पार्ट 2। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।